all of you in MahindraGuru.com. Your success is our success. Today we are here for discussion of SBI SE number 01 of pre in reasoning. Our perspective of this discussion is nothing else just to enhance the skills of our candidate so that they can perform well in their respective examination. So let's have a look. This question is based on sitting arrangement. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को मिलाकर 10 to 15 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, सिटिंग अरेंजमेंट दिया गया है। इसको सॉल्व करने का जो बेस्ट वे है वो ये है कि इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होती है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो दी गई होती है वो दो तरीके से दी गई होती है। पहली जो रिलेट करती है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है जो डायरेक्टली क्वेश्चन से इंपैक्ट करती है। सेकेंड जो हिडन इंफॉर्मेशन होती है, इसका मतलब ये है हिडन इंफॉर्मेशन मींस हियर कि डायरेक्टली एट ए टाइम क्वेश्चन पर इफेक्ट नहीं डालेगी, मतलब बाद में आपको उसको यूज करना होगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जल्दी आप सिटिंग अरेंजमेंट को बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्वेश्चन में बोला गया है 12 मेंबर्स है एक रो में और सभी का फेस नॉर्थ में है। तो पहले हम 1 to 12 नंबर लिख लेते हैं कैंडिडेट के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। जैसा आपके क्वेश्चन में मेंशन है सभी का फेस नॉर्थ में है। नॉर्थ मीन्स अपवर्ड, और जब सब लोग अपवर्ड देख रहे होंगे तो जो आपका राइट होगा वही एग्जाम में इस क्वेश्चन वाले सभी मेंबर्स का राइट होगा, और जो आपका लेफ्ट होगा वही इन सब मेंबर्स का लेफ्ट होगा। तो ये राइट और ये लेफ्ट। क्वेश्चन में आगे बोला गया है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है H and O are not at any corner. H and O are not at any corner. H and O are not at any corner. आगे बोला गया है and both are not neighbor of R. हमने अभी आपको बताया था रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टली रिलेट करती है और हिडन इंफॉर्मेशन। तो ये हिडन इंफॉर्मेशन है जिसको हमें स्टोर करना पड़ेगा कि H और O नेबर नहीं है R के। ये फर्स्ट पॉइंट हमने स्टोर कर लिया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है K is 6 to the left of Q and Q is not neighbor of S and M. अभी हमें K का ही नहीं पता, ना ही Q का पता, ना S और M का, तो इस इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करना पड़ेगा। मींस ये भी हिडन इंफॉर्मेशन है। K is 6 to the left of Q and Q is not neighbor of S and M. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पर अगर हम फोकस करें तो बोला गया है M is third to the right of I who is third to the right of M. यहां पर ना N के बारे में मेंशन किया गया है, ना I के, ना M के। मींस ये भी हिडन इंफॉर्मेशन है जिसको हमें स्टोर करना पड़ेगा। N is third to the right of I and I is third to the right of M. चलिए अगली इंफॉर्मेशन पर बढ़ते हैं हम। बोला गया है K is neighbor of I and J. K ऑलरेडी मेंशन था, बोला गया K नेबर है I का और J का, तो I और J में से कोई भी एक मेंबर हो सकता है। सेम I और J में से कोई भी एक मेंबर यहां हो सकता है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पर अगर हम ध्यान दें तो वो पहली इंफॉर्मेशन है जो फिक्स फॉर्मेट में दी गई है जिसको हम क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं। बोला गया है ओनली वन पर्सन इज टू द लेफ्ट ऑफ H। इसका मतलब H एग्जिस्ट करेगा इस पोजीशन नंबर 2 पर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है J6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। J 6 नंबर पर है लेफ्ट कॉर्नर से। अब हमें J की पोजीशन का पता लग गया है और J की पोजीशन से हमें बाकी पोजीशन का शायद पता लग जाए। क्वेश्चन में अगर हम देखें J दो जगह पर आ सकता था। अगर ये J है तो J के राइट में 8 मेंबर्स आने चाहिए, पर हमारे पास इतनी पोजीशन वैकेंट नहीं है। इसका मतलब ये वाली J की वैल्यू कैंसिल होती है, यही J की वैल्यू फिक्स होगी जिसके लेफ्ट में बनेगा K और K के लेफ्ट में बनेगा I। बोला गया था K से 1 2 3 4 5 6 नंबर पर Q है। K से 1 2 3 4 5 6 नंबर पर Q आ जाएगा, तो Q की प्लेस वैल्यू भी हमें मिल गई है। नेक्स्ट बात करें तो I की वैल्यू मिलने के बाद N की वैल्यू भी मिल जाएगी और आपको M की वैल्यू भी मिल जाएगी। I से थर्ड राइट पर M है, 1 2 थर्ड M, और I से थर्ड लेफ्ट में है M। सॉरी, I से थर्ड राइट में था N और थर्ड लेफ्ट में है M। नेक्स्ट अगर हम पोजीशन पर जाएं तो नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है 5 मेंबर्स बिटवीन J एंड R। J और R के बीच में 5 मेंबर है, तो J की वैल्यू अगर 6 है तो 12 नंबर पर हो जाएगा हमारा R। नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं।
बोला गया है देयर आर 5 मेंबर्स बिटवीन जे एंड आर एंड 1 मेंबर्स बिटवीन एस एंड ओ। एस और ओ के बीच में एक मेंबर है। अगर आप ध्यान से देखो तो थर्ड प्लेस खाली है। अगर थर्ड पर किसी भी मेंबर को बैठाएं तो और कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी किसी के लिए। इसका मतलब जो बाकी मेंबर है एक एस पर आएगा, जो आएगा 8 पर और एक आएगा 10 पर। एक 8 पर एक 10 पर कौन सा वाला पहले और कौन सा वाला बाद में ये अभी नहीं बताया जा सकता। इसका मतलब हमें और इंफॉर्मेशन को ध्यान देना होगा। इंफॉर्मेशन क्यू से रिलेटेड जो थी उसमें बोला गया था क्यू के पड़ोस में एस नहीं आना चाहिए। मींस ये वैल्यू भी फिक्स होती है एस इज नॉट नेबर ऑफ क्यू विच मींस ओ इज नेबर ऑफ क्यू एंड यहां पर वैल्यू फिक्स हो जाएगी किसके लिए, एस के लिए। तो अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर्स में मिल गए हैं, केवल 2 रह गए हैं और उन पर अगर हम ध्यान दें तो बोला गया नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में कि अपोजिट लेटर ऑफ एस विच इज एच, एस के अपोजिट होता है एच एंड अपोजिट लेटर ऑफ ओ विच मींस एल। बोला जा रहा है ये दोनों नेबर्स हैं एक दूसरे के। एच के पास में एल होगा तो एल की वैल्यू भी फिक्स, केवल एक पोजीशन वेकेंट रह गई है जहां पर हमारा बचा हुआ मेंबर आएगा जिसका नाम है पी। इसका मतलब ये क्वेश्चन यहां पर सॉल्व होता है। अब आप विद इन अ सेकेंड इसके बेस पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं एग्जामिनर ने कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग के। इन सभी में से के बारे में कौन सी वाली बात बिल्कुल सही कही गई है, सत्य कही गई है। पहला ऑप्शन अगर आप ध्यान दें तो बोला गया है के इज थर्ड टू द राइट ऑफ एम। के थर्ड राइट है एम से। अगर हम ध्यान से देखें तो एम फर्स्ट नंबर पर है और के 5वें नंबर पर है तो थर्ड राइट नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। सेकेंड ऑप्शन की तरफ अगर हम प्रकाश डालें तो बोला गया है के इज बिटवीन आई एंड पी, जबकि यहां पर अगर हम देखें तो के इज बिटवीन आई एंड जे, तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट होता है। थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बोला गया है के इज नेबर ऑफ ओ, के पड़ोसी है ओ का, जबकि के एक तो नेबर है आई का और एक जे का। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है। फोर्थ ऑप्शन बोला गया है के इज 4 टू द राइट ऑफ एम, और ये एग्जाम में क्वेश्चन से अच्छे से पता लग रहा है के इज 4 टू द राइट ऑफ एम। इसका मतलब यही राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन एल एंड ओ। एल और ओ के बीच में कितने मेंबर हैं। एल की वैल्यू है यहां पर पोजीशन नंबर 3 और ओ की वैल्यू है यहां पर पोजीशन नंबर 10। तो इन दोनों के बीच में केवल 6 मेंबर है जो है ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस के सेकंड लेफ्ट में कौन है। अगर एस की पोजीशन देखें तो एस बैठा है 8वें नंबर पर, सेकंड लेफ्ट मींस 6 नंबर, तो 6 नंबर पर है जे। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है जे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करें तो बोला गया व्हाट इज पोजीशन ऑफ एच विद रेस्पेक्ट टू पी। एच कहां पर है अगर हम पी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जज करें तो एच नंबर पर है सेकंड और पी नंबर पर है 9। पी के पॉइंट ऑफ व्यू से एच को देखें तो एच की वैल्यू है 7th लेफ्ट। यहां पर पहला ऑप्शन 3rd लेफ्ट रॉन्ग, सेकेंड ऑप्शन 4th राइट दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन 6th फ्रॉम द लेफ्ट दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, फोर्थ ऑप्शन 6th फ्रॉम द राइट ये भी गलत। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 विच इंडिकेट नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो इस स्टेटमेंट से दिया गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दोज पीपल हु आर सिटिंग एट द बोथ एंड। मतलब कहने का ये है दोनों कॉर्नर पर कौन से मेंबर्स बैठे हैं। तो एक कॉर्नर पर बैठा हुआ है एम जो आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है और दूसरे कॉर्नर पर बैठा है आर जो आपको नजर आ रहा है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है। पहला ऑप्शन है क्यू एंड एम, रिजेक्ट करते हैं। दूसरा ऑप्शन के एंड जे, इसको भी रिजेक्ट करते हैं। तीसरा ऑप्शन एम एंड आर, इन्हीं को हम ढूंढ रहे थे और ये यहां पर हमें मिला ऑप्शन नंबर 3 में। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं हम। 5 different color cars like red, yellow, blue, green and black are participating in a car road show। 5 कार हैं जो एक कार रोड शो में पार्टिसिपेट कर रही हैं
ऑल कार्स आर स्टैंडिंग इन ए सर्टेन मैनर। आपको स्पेसिफिक पैटर्न बताना है कि किस तरीके से किस डायरेक्शन में चल रही है या किधर जा रही है। कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जिसको फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, स्टोरेज एरिया और डायरेक्ट पैटर्न, जिसको रिलेटेड इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इंफॉर्मेशन में बोला गया है, पहली इंफॉर्मेशन बोल रही है रेड कार इज स्टैंडिंग एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम ग्रीन कार एंड इन साउथ डायरेक्शन ऑफ ग्रीन कार। मतलब कहने का यहां पर ये है रेड कार ग्रीन कार से 5 मीटर के डिस्टेंस पर है और वो साउथ डायरेक्शन में है। स्टार्ट किया हमने ग्रीन कार से 5 मीटर का डिस्टेंस और यहां पर हमने बनाई रेड कार क्योंकि मेंशन किया गया था साउथ मींस डाउनवर्ड। अगले स्टेटमेंट पर जाए तो बोला गया येलो कार से ग्रीन कार की दूरी 10 मीटर है। अगर आप इस इंफॉर्मेशन पर ध्यान लगाएं तो बोला गया है दोनों की दूरी 10 मीटर है, पर किस डायरेक्शन में ही नहीं बोला गया। इसका मतलब इसको अभी हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, स्टोर करेंगे कि येलो कार इज 10 मीटर अवे फ्रॉम ग्रीन कार। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे प्रोसीड करते हैं। बोला गया है ब्लू कार इज स्टैंडिंग 2 मीटर अवे फ्रॉम रेड कार इन द ईस्ट डायरेक्शन। रेड कार से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ब्लू कार है और उनका डिस्टेंस है 2 मीटर। रेड कार आपको नजर आ रही है, उससे ईस्ट में चले और 2 मीटर बाद जाएं तो यहां पर आना चाहिए ब्लू कार। चलिए अगली इंफॉर्मेशन पर बढ़ते हैं जहां पर बोला गया है ब्लैक कार इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ ग्रीन एंड रेड कार। रेड का नॉट अपवर्ड, ग्रीन का नॉट अपवर्ड, तो ये श्योरिटी है कि ग्रीन कार से भी ऊपर ब्लैक कार जाएगी। तो ग्रीन से ऊपर ब्लैक कार बनाया, पर उनका डिस्टेंस कितना होगा ये मेंशन नहीं है, इसलिए हमने ये वाली जगह खाली छोड़ दी है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पर चलते हैं। बोला गया है ब्लैक कार इज स्टैंडिंग 10 मीटर फ्रॉम रेड कार। रेड कार से ब्लैक कार की दूरी 10 मीटर है, 5 मीटर ऑलरेडी यहां आ चुका है, तो यहां पर भी कितना बचेगा 5 मीटर। तो हम कह सकते हैं रेड से ब्लैक कार की दूरी 10 मीटर है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बोल रहा है येलो कार इज स्टैंडिंग वेस्ट डायरेक्शन ऑफ ग्रीन कार। येलो कार ग्रीन कार के वेस्ट में है। वेस्ट हमेशा इस तरफ होता है और यहां आना चाहिए येलो कार। इंफॉर्मेशन यहां पर जो स्टोर करी थी उससे पता लग रहा है कि 10 मीटर की दूरी थी इन दोनों कार के बीच में, तो यहां पर हमने बनाया 10 मीटर का डिस्टेंस। ये क्वेश्चन हमारा इतनी जल्दी बन गया और अब हम इसके बेस पर 5 क्वेश्चन के आंसर विद इन अ सेकंड दे सकते हैं। देखते हैं एग्जामिनर हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर कार इज द नियरेस्ट। नियरेस्ट मींस सबसे ज्यादा पास, तो विच कलर कार इज नियरेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द ब्लू कार। ब्लू कलर कार के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कौन सी कार है। अगर हम बात करें ब्लू कार आपको यहां नजर आ रही है, यहीं पर अगर हम चार्ट बनाना चाहें तो ब्लू से अपवर्ड नॉर्थ, डाउनवर्ड साउथ, ईस्ट वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो हमसे पूछा गया था नॉर्थ वेस्ट में कौन सी कार है, तो ब्लू कलर कार के नॉर्थ वेस्ट में आएगी ग्रीन कलर कार, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है सारी की सारी कार किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो ब्लैक कलर कार नॉर्थ में चल रही है, येलो कलर कार वेस्ट में है, रेड कलर कार साउथ में है और ब्लू कलर कार ईस्ट में है। मतलब कहने का यहां पर ये है कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि एग्जैक्ट डेटा से हम ये बता सके सारी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच कलर कार इज स्टैंडिंग साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ ग्रीन कलर कार। ग्रीन कलर कार के साउथ ईस्ट में कौन सी कार है, तो ग्रीन का डाउनवर्ड होगा साउथ और साउथ ईस्ट कार होगी ब्लू कलर की कार जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन येलो एंड रेड कलर कार। येलो और रेड कलर कार की मिनिमम दूरी निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मीन्स 100 प्लस 25, जो आंसर आएगा √125 जो है ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन जो इसका बोला गया है क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहे हैं येलो कलर की कार से येलो कलर की कार कौन सी डायरेक्शन में है अगर हम ब्लैक कलर की कार के पॉइंट ऑफ व्यू से जजमेंट करें। देखिए यहां पर आपको और क्लैरिफाई करते हैं। जैसे यहां पर बोला गया है ब्लैक कलर की कार, आप एक सेंटर पॉइंट ले लें कि ये ब्लैक कलर का सेंटर पॉइंट है, इसके अपवर्ड वाला हमेशा नॉर्थ होगा
डाउनवर्ड वाला हमेशा साउथ होगा, राइट वाला हमेशा ईस्ट और लेफ्ट वाला हमेशा वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के कॉम्बिनेशन से डायरेक्शन बनी, उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के कॉम्बिनेशन से डायरेक्शन बनी, उसका नाम है नॉर्थ वेस्ट। सेम साउथ और ईस्ट से कॉम्बिनेशन से बनी साउथ ईस्ट, और लास्ट साउथ और वेस्ट की कॉम्बिनेशन से बनी है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। किसी भी कार का नाम लेकर किसी के भी रेस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। शर्ट कंडीशन ये है, उसका नाम मिड में रखें और बाकी सबको रखकर देख लें कि कौन कहां आ रहा है। यहां पर एग्जामिनर जानना चाह रहा था ब्लैक कलर कार के रेफरेंस में येलो कलर कार को ढूंढे तो कहां पर मिलेगी, तो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर से येलो कलर कार को अगर ढूंढे तो येलो कलर कार आपको मिलेगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो इंडिकेट कर रहा है साउथ वेस्ट। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 to 78 बोला गया फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन 6 3 डिजिट नंबर। यहां पर स्टूडेंट को बहुत टाइम ये डाउट होता है कि पहली डिजिट है तो है कौन सी, तो हम क्लेरिफाई करते हैं। 652 में फर्स्ट डिजिट है 6, सेकेंड डिजिट है 5 और थर्ड डिजिट है हमारी 2। इसका मतलब हमेशा डिजिट के रेफरेंस में इधर की तरफ से बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट डिजिट, देन सेकेंड डिजिट एंड थर्ड डिजिट। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में जानना चाह रहा है कि सेकेंड और थर्ड डिजिट को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो बताइए विच नंबर विल बी फोर्थ हाईएस्ट नंबर। देखिए एग्जामिनर यहां पर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि सेकेंड और थर्ड डिजिट को चेंज करके बताओ फोर्थ हाईएस्ट कौन सा है। अगर हम ध्यान से देखें तो कोई भी नंबर अगर लिखा हो, सपोज 652 लिखा हुआ है, अगर हम सेकेंड और थर्ड डिजिट को चेंज करें तो इसके बेसिक एंटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शायद इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए इंटरचेंज करने की आवश्यकता ना पड़े। चेक करते हैं क्या जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए फोर्थ हाईएस्ट के लिए पहला नंबर सबसे हाईएस्ट रहता है 9, सेकेंड हाईएस्ट रहेगा 8, थर्ड हाईएस्ट रहेगा यहां पर 6 और फोर्थ हाईएस्ट जो आसानी से मिल जाएगा इसको बिना सॉल्व किए हुए 4। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा राइट आंसर 4 5 6 जो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं अगर फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, अगर हम फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो फर्स्ट डिजिट पहुंच जाएगी सेकंड वाले नंबर पर और सेकंड डिजिट पहुंच जाएगी फर्स्ट नंबर पर, मतलब इन्फ्लुएंस जरूर करेगा। आपसे पूछा गया बताइए सेकंड लोएस्ट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। जब अगर हम चेंज करेंगे तो पहला नंबर बनेगा 5, सेकंड वाले में बनेगा 6, थर्ड वाले में 7, अगेन 5 5 9। स्मॉलेस्ट की बात करें तो 5 5 वाले 3 नंबर है तो उनके सेकंड नंबर को ढूंढना पड़ेगा। यहां 5 के साथ है 6, यहां पर 5 के साथ है 8 और इसमें है 5 के साथ 4। स्मॉलेस्ट नंबर होगा ये और सेकंड स्मॉलेस्ट होगा हमारा 5 के साथ 6 के कॉम्बिनेशन वाला। तो आंसर आएगा 5 6 करके जो है हमारा अपना 6 5 2 जो है ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी शॉर्टकट से सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोला गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ईच डिजिट इज चेंज टू द प्रीवियस डिजिट। अगर हर एक डिजिट को उसकी पहले वाली डिजिट से चेंज कर दिया जाए तो सारी की सारी डिजिट चेंज करनी है। और पूछा गया बताइए कितने ऐसे नंबर हैं जो स्टार्ट होंगे इवन डिजिट से। देखिए क्वेश्चन में इतनी सारी लैंग्वेज बोली गई और आपको घुमाने की कोशिश करी गई। अगर आप साइकोलॉजिकल सोचें तो केवल इतना क्वेश्चन पूछा गया इवन डिजिट से स्टार्ट होने वाले नंबर कौन से हैं अगर पहली वाली डिजिट से चेंज करें। अगर कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 5 2 या 7 8 9 कुछ भी लिखा हुआ है तो आप पहली डिजिट को देखें, अगर वो ऑड है तो उसके प्रीवियस वाला नंबर इवन ही आएगा, चाहे आप यहां पर कंसीडर कर लें चाहे आप यहां पर कंसीडर कर लें। तो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कितनी नंबर्स ऐसे हैं जो इवन डिजिट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखते हैं अगर कोई भी नंबर आपके सीक्वेंस में ऑड से स्टार्ट हो रहा होगा तो वही हमारे लिए प्रीवियस करने के बाद इवन वाला नंबर होगा। पहला वाला इवन से स्टार्ट है तो कैंसिल करते हैं, दूसरा वाला इवन से स्टार्ट ये भी कैंसिल, थर्ड वाला ऑड से स्टार्ट है और इसको प्रीवियस नंबर को ढूंढे तो आता है 6 जो एक इवन नंबर है तो ये हमारे लिए राइट आंसर। अगला वाला फिर से इवन, नेक्स्ट भी इवन और उसके बाद वाला भी इवन। हमसे पूछा गया था हाउ मेनी नंबर्स विल बिगिन विद एन इवन डिजिट, तो आंसर है केवल एक ही ऐसा नंबर है जो इवन डिजिट से स्टार्ट होता है जो है ऑप्शन नंबर सेकंड में जो है 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है अगर सारी डिजिट को अरेंज कर दिया जाए असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, तो पूछा गया बताइए कौन सा वाला सेकेंड हाईएस्ट नंबर होगा। हर एक नंबर की स्मॉलेस्ट डिजिट को कंसीडर करने के बाद इजिली हम हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर पर जा सकते हैं। यहां पर स्मॉलेस्ट नंबर 2, या 3, या 2, अगेन 2, देन 4 और लास्ट में 1। हमसे पूछा गया हाईएस्ट पर जाना है, वो भी सेकेंड, तो सबसे हाईएस्ट होगा 4, इसको कैंसिल करते हैं, सेकेंड हाईएस्ट होगा 3, तो हमें इजिली आंसर मिल गया, इसका राइट आंसर होगा 369। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, बोला गया है अगर फर्स्ट और लास्ट डिजिट को आपस में बदल दिया जाए तो बताइए विच विल बी द थर्ड लोएस्ट नंबर। थर्ड लोएस्ट करने के लिए जो थर्ड डिजिट होगी फर्स्ट नंबर पर पहुंच जाएगी, तो हर एक थर्ड डिजिट को कंसीडर करते हैं 2, यहां 9, अगेन 2, अगेन 2, अगेन 6 एंड अगेन 6। थर्ड लोएस्ट के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो 2 2 वाली सीरीज सामने आएगी, 2 के साथ सेकेंड नंबर 5, यहां 2 के साथ सेकेंड नंबर 7, यहां 2 के साथ सेकेंड नंबर 5। हमसे बोला गया था थर्ड लोएस्ट नंबर बताइए, तो 25 वाला नंबर कैंसिल और 25 वाला नंबर कैंसिल, तो राइट आंसर होगा 2 और 7 वाला जो है 972, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब हम ध्यान से कह सकते हैं दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 टू 85 डेटा सफिशिएंसी से लिया गया है और बोला गया है एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको दो स्टेटमेंट फॉलो कर रही हैं। आपको स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये बताना होगा कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट आंसर करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। यहां पर क्वेश्चन पूछना चाह रहा है व्हाट इज द बर्थ डेट ऑफ रीना। रीना का एग्जैक्ट बर्थ डेट क्या है। पहली स्टेटमेंट पर अगर हम ध्यान दें तो बोला गया है रीना's बर्थडे कम आफ्टर एवरी 4 ईयर। मतलब रीना एक ऐसी लड़की है जिसका बर्थ डेट 4 साल में एक बार आता है। अब ये बेसिक है, 4 साल में एक बार आने वाला एक ही दिन है जो है 29 ऑफ फेब। इसका मतलब ये है पहली इंफॉर्मेशन से जो आंसर निकल रहा है। सेकेंड इंफॉर्मेशन की बात करें तो बोला गया है हर डेट ऑफ बर्थ कम जस्ट बिफोर 1 मार्च। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि 1 मार्च से पहले वाला दिन उसका डेट ऑफ बर्थ था, तो 1 मार्च से पहले एक तो 28 फेब हो सकता है जो नॉर्मल ईयर में आता है, या फिर 1 मार्च से पहले 29 फेब हो सकता है जो लीप ईयर में आता है। इसका मतलब ये एम्बिगुअस है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट but statement second alone is not sufficient to answer this question। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द एज ऑफ राम। राम की एग्जैक्ट एज कितनी है। पहली स्टेटमेंट पर अगर हम प्रकाश डालें तो बोला गया है एज ऑफ रमन इज 21 ईयर्स। हमसे बोल रहा था क्वेश्चन में राम के बारे में बताइए और स्टेटमेंट बोल रही है रमन 21 साल का है। इसका मतलब ये क्लियर है पहली स्टेटमेंट से राम की एज का पता बिल्कुल नहीं लग सकता। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो बोला गया है रमन 2 साल बड़ा है राम से। अगर हमें राम की एज पता होगी तो हम आंसर निकालेंगे, ना तो रमन के बारे में दिया गया ना राम के बारे में। इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट भी कंसीडर हम नहीं करेंगे। देखिए अगर कभी भी पहली स्टेटमेंट कैंसिल हो जाए और सेकेंड स्टेटमेंट कैंसिल हो जाए तो यहां पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो बोलता हो नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। इसका मतलब हमें दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा और फिर देखना होगा क्या दोनों के कॉम्बिनेशन से आंसर आ रहा है या दोनों के कॉम्बिनेशन से आंसर नहीं आ रहा है। अगर दोनों के ऑप्शन कॉम्बिनेशन से आंसर निकलता है तो आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट बट नीदर स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट। अगर दोनों के कॉम्बिनेशन से आंसर नहीं निकलता है तो हमारा राइट आंसर होगा स्टेटमेंट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए चेक करते हैं कि आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा। पहली स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट को कंबाइन करें तो सेकंड वाले में बोला गया था रमन 2 साल बड़ा है राम से और पहले वाले में बोला गया था रमन की एज 21 साल है। अगर रमन 21 साल का है और 2 साल बड़ा है राम से तो 21 माइनस 2 दैट इज 19। तो इन दोनों स्टेटमेंट के ऊपर कंसीडर करने के बाद हम बोल सकते हैं
Both statements together are sufficient, but neither statement alone is sufficient to answer this question. चलिए, ऑप्शन नंबर 5 is the right answer of this question. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोला गया है, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन लिया गया है और पूछना चाह रहा है हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई. देखिए, हमेशा पहले वाले का जेंडर पता होना मैंडेटरी है. अगर इसका जेंडर पता होगा वो भी वाई के रेस्पेक्ट में तो आंसर निकलेगा, वरना आंसर नहीं निकलेगा. पहली स्टेटमेंट बोल रही है एक्स इज मदर ऑफ जेड, इसमें वाई का नाम ही नहीं है तो आंसर नहीं आएगा. सेकेंड स्टेटमेंट बोल रही है वाई इज ब्रदर ऑफ एक्स, तो वाई भाई है इसका, लेकिन एक्स कौन है, मेल फीमेल, तो इससे भी आंसर नहीं निकलेगा. हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था जब इंडिविजुअली आंसर ना निकले तो दोनों को कंबाइन करें, शायद आंसर आपका मिल जाए. तो कॉम्बिनेशन करने के बाद अगर हम देखें, एक्स इज मदर ऑफ जेड एंड वाई इज ब्रदर ऑफ एक्स, इसका मतलब दोनों की कॉम्बिनेशन के बाद हम बोल सकते हैं एक्स वाई की सिस्टर है, या हिंदी में उसको बोले वो उसकी बहन है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम पढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84. उसमें बोला गया है, ये ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है. बोला गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास. बताइए क्लास में टोटल बच्चों की संख्या कितनी है. यहां पर एक नाम दिया गया राहुल और बोला गया राहुल का रैंक ऊपर से टॉप से 25 है और बॉटम से 18 है. जब भी किसी भी एक मेंबर का नाम देकर उसकी रैंक को बॉटम और टॉप से बता दिया जाए तो आंसर निकालने के लिए फॉर्मूला है टॉप प्लस बॉटम माइनस 1. इसका मतलब हम बोल सकते हैं 25 प्लस 18 माइनस 1 दैट इज 42 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इसका मतलब ये है स्टेटमेंट फर्स्ट इज सफिशिएंट. सेकेंड स्टेटमेंट पर अगर हम प्रकाश डालें तो देखते हैं क्या ये आंसर करने के लिए काफी है. नहीं, बोला गया राहुल का रैंक 11 है टॉप से और पूजा का रैंक 11 है बॉटम से, लेकिन इनके बीच में कितने मेंबर बैठे हुए हैं या इनके बारे में किसी और साइड से कितनी रैंक नहीं बताया गया, तो ये वाली स्टेटमेंट से आंसर नहीं निकलेगा. इसका मतलब ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, बट स्टेटमेंट सेकेंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन. चलिए, डीएफ के लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोला गया है हु अमंग्स ABCDEF आर शॉर्टेस्ट. 6 नाम आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं A to F. बोला कि बताइए इनमें सबसे छोटा कौन है, शॉर्टेस्ट कौन है. पहली स्टेटमेंट बोल रही है A इज ओनली टॉलर देन E. आगे जाने की कोई नीड ही नहीं है क्योंकि कीवर्ड लिखा हुआ है ओनली. A केवल E से ही बड़ा है. इसका क्लियरली इंटेंशन ये है कि E यहां पर सबसे छोटा है. तो पहले वाली स्टेटमेंट से आंसर आ गया E इज द स्मॉलेस्ट पर्सन इन दिस क्यू. आगे अगर हम सेकंड स्टेटमेंट पर जाएं तो बोला गया B एंड D आर नॉट द टॉलेस्ट. हमें B और D से कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ इसमें मतलब है इस वर्ड से शॉर्टेस्ट से. तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं सेकेंड स्टेटमेंट काफी नहीं है आंसर करने के लिए. तो इसका भी राइट आंसर होगा इफ स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट सेकेंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 86 to 90 फिर से सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है जो फ्लोर के बेस पर आपको क्वेश्चन दिया गया है. बोला गया है 7 नंबर्स दिए गए हैं आपको जो फर्स्ट से लेकर 7th फ्लोर पर रहते हैं, नंबर 1 to 7. 1 2 3 4 5 6 7. देखिए, फ्लोर वाले क्वेश्चन को बॉटम से टॉप बनाना चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो टॉप से बॉटम इसको बनाते हैं. अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन बनाएं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. अगर हम इससे बनाएं तो क्वेश्चन में मिस्टेक के चांस हमारे बढ़ जाते हैं. कैसे? देखिए, अगर किसी स्टेटमेंट में बोला गया है एक टॉप फ्लोर पर है, टॉप के लिए हमेशा हमारा हाथ अपवर्ड चलेगा जो यहां पर 7 है और सही है. अगर हम इसी बात को यहां पर देखें तो टॉप पर लिख रखा है नंबर 1 जो हमारा आंसर नहीं होगा. इसका मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा, टॉप हमारा बॉटम पर चला जाएगा. अगर और किसी स्टेटमेंट की बात करें, सपोज करिए बोला गया है कहीं पर Q इज अपवर्ड ऑफ R. Q R से ऊपर की तरफ है, यहां पर अपवर्ड जाएंगे तो इसी तरफ डायरेक्शन बनेगी. लेकिन यहां पर Q R से टॉप पर होगा तो हमें डाउनवर्ड जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा अपवर्ड वाला फ्लोर हमने डाउनवर्ड बना रखा है. इसलिए हम बोल सकते हैं यहां पर कि इसका राइट तरीका है इसको बॉटम से टॉप बनाए. स्टैंडर्ड पैरामीटर हम बोल सकते हैं इसको. तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. 7 फ्लोर है, नंबर 1 to 7 हमने मेंशन कर दिया. 1 2 3 4 5 6 7.
पहले वाले क्वेश्चंस की तरह इसको भी हम दो पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, रिलेटेड इंफॉर्मेशन और स्टोरेज वाला एरिया। रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम सीधा इंक्लूड कर देंगे और स्टोरेज वाले पार्ट को साइड में लिखेंगे, जिसको हम हिडन इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली स्टेटमेंट बोल रही है P does not reside at odd number floor। कहने का मतलब यहां पर ये है P किसी भी ऑड नंबर पर नहीं होगा। अगर ऑड नंबर पर नहीं है तो कन्वर्ट करते हैं इवन नंबर पर होगा, और इवन नंबर है हमारे पास 2, 4, 6। अगर यहां पर लिखेंगे तो बहुत सारी कंडीशन बनेगी, इसलिए इसको स्टोर करते हैं। P lives either on 2 or on 4 or on 6। नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है S resides at exactly middle floor of the apartment। अगर इस अपार्टमेंट को देखें तो इसमें 7 फ्लोर है, 3 फ्लोर बॉटम के छोड़ दें और 3 फ्लोर टॉप वाले, तो S का फ्लोर आएगा जो है फ्लोर नंबर 4। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाएं तो बोला गया दो मेंबर है N और P के बीच में। अभी P की वैल्यू क्लियर नहीं थी, पर P की वैल्यू में से एक वैल्यू S ने घेर ली, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया। बोला गया है P और N के बीच में 2 फ्लोर है। अगर P दूसरे नंबर के फ्लोर पर है तो N का फ्लोर होगा 5th नंबर का फ्लोर। अगर P 6th नंबर के फ्लोर पर है तो N का फ्लोर होगा 3rd नंबर का फ्लोर। चलिए आगे देखते हैं। R does not reside and 1st and 7th फ्लोर। R ना तो 1st नंबर के फ्लोर पर होगा, ना ही R 7th नंबर के फ्लोर पर होगा, ये भी मेंशन कर दिया गया। और इस क्वेश्चन की आखिरी लाइन है Q resides at 5th फ्लोर। Q 5वें फ्लोर पर है तो हमने Q की वैल्यू को मेंशन कर दिया। अगर Q 5th पर है तो आप यहां देख सकते हैं जो दो कंडीशन थी उनमें से एक एलिमिनेट हो गई, ये वाली। इसका मतलब ये वाली कंडीशन को इंप्लीमेंट करेंगे जहां पर P 6 नंबर पर आएगा और हमारा N 3rd नंबर पर आएगा। अगर हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन के बाद इतना चार्ट बना पाए, देखते हैं क्या कुछ हमने छोड़ तो नहीं दिया है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो 1st और 7th नंबर के फ्लोर पर R नहीं आ सकता है और केवल एक ही पोजीशन वेकेंट रह गई R के लिए, जो है फ्लोर नंबर 2। अब 2 पोजीशन वेकेंट है जिस पर शायद एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करना चाहे, तो अब ध्यान रखें आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, लेकिन 2 मेंबर बच गए हैं जो ईदर वाले केस में रह जाएंगे। और देखते हैं वो कौन कौन से हैं। M अभी तक नहीं आया है, N आ चुका है, O। M और O 2 मेंबर हैं जिनकी पोजीशन अभी तक फिक्स नहीं है। अगर एग्जामिनर हमसे यहां पर पूछना चाहे बताए पहले नंबर के फ्लोर पर कौन रहता है, तो आंसर होगा ईदर M और O। चलिए देखते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग रिसाइड्स एट 6th फ्लोर। 6th फ्लोर पर आप आसानी से देख सकते हैं कौन बैठा हुआ है, P। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बोला गया हु अमंग द फॉलोइंग रिसाइड्स एट 2nd फ्लोर। 2nd फ्लोर का आंसर भी आपको आसानी से मिल रहा है, ऑप्शन नंबर R। तो देखते हैं R नंबर है ऑप्शन नंबर 3rd में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग रिसाइड्स एट 3rd फ्लोर। 3rd फ्लोर भी फिक्स है, N है ऑप्शन नंबर लास्ट, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 बोल रहे टॉप फ्लोर पर कौन रहता है, और यही हमें फंसाने का कोशिश किया गया था। या तो M है या फिर O है। एग्जामिनर ने M भी लिख कर दिया है, O भी लिख कर दिया है, और लास्ट ऑप्शन में बोला गया है ईदर 1 और 2। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। आखिरी क्वेश्चन में बोला गया है अगर सभी मेंबर्स को टॉप से बॉटम हम अरेंज करें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो बताइए विच ऑफ देम विल रिमेन अनचेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले M डिक्शनरी में, देन N O P Q R S। चेक करने किसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। पहले वाली पोजीशन गलत मानेंगे क्योंकि हम खुद ही श्योर नहीं थे। सेकेंड N दिया गया है वो भी कैंसिल, 3rd O यहां पर Q था, 4th भी गलत, 5th भी कैंसिल, और 6th केवल ये वाला मेंबर ऐसा है, एक पोजीशन ऐसी है R की जो पहले भी सेम थी और अल्फाबेटिकल पैटर्न में अरेंज करने के बाद भी सेम है। इस तरीके से आप देख सकते हो सेटिंग और पजल के जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप स्ट्रेटेजी बनाएं स्टोर करने के लिए और रिलेट करने के लिए, रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो फिक्स दे रखी है और हिडन इंफॉर्मेशन को साइड में लिखते रहें और लास्ट में उनको कंबाइन करें जब आपका टाइम आए, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा और आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स गेन कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोला गया है इन द गिवन क्वेश्चन अज्यूम
गिवन स्टेटमेंट ट्रू, दी गई स्टेटमेंट को ट्रू माने और नीचे दिए गए 4 कंक्लूजन में से ये बताएं कौन से वाले सही है। क्वेश्चन है 91 to 95, 5 क्वेश्चन है इनइक्वालिटी के बेस पर। आपके हर एग्जाम में इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आता है और 5 नंबर का आता है। इसका शॉर्टकट आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ग्रेटर के साथ ग्रेटर आए तो आंसर होता है ग्रेटर, ग्रेटर के कॉम्बिनेशन में ग्रेटर इक्वल आए तो आंसर फिर भी ग्रेटर, ग्रेटर के कॉम्बिनेशन में इक्वल आए तो आंसर ग्रेटर, ये ग्रेटर की पॉसिबिलिटी होती है। फिर अगर हम बात करें ग्रेटर इक्वल के लिए, ग्रेटर इक्वल के साथ ग्रेटर आंसर आएगा ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल के साथ ग्रेटर इक्वल आंसर विल बी ग्रेटर इक्वल, और ग्रेटर इक्वल के साथ इक्वल आंसर विल बी ग्रेटर इक्वल, ये ग्रेटर इक्वल की पॉसिबिलिटी है। हम इसको इसलिए लिख रहे हैं जिससे शायद आपको बेनिफिट मिले। और अगर डेप्थ में जाए, स्मॉलर के साथ स्मॉलर आंसर विल बी स्मॉलर, स्मॉलर के साथ स्मॉलर इक्वल आंसर विल बी स्मॉलर, स्मॉलर के साथ इक्वल आंसर विल बी स्मॉलर, तीनों ही केस में आंसर है स्मॉलर। स्मॉलर इक्वल की कंडीशन की बात करें तो आंसर आएगा स्मॉलर, स्मॉलर इक्वल आंसर स्मॉलर इक्वल, और लास्ट स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर इक्वल आंसर विल बी स्मॉलर देन इक्वल। इनकी हेल्प से आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। पहला कंक्लूजन H इज ग्रेटर देन S, H से S के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो H और S के बीच में 2 साइन आ रहे हैं, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, तो जब भी ग्रेटर के साथ ग्रेटर इक्वल आता है तो आंसर होता है ग्रेटर, इसका मतलब पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। दूसरे कंक्लूजन पर अगर हम जाए तो D ग्रेटर देन S, D के रेफरेंस में पूछा गया है क्या D बड़ा है S से, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल अगर हम D के रेफरेंस में देखें तो पढ़ा जाएगा ग्रेटर, तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल आते हैं तो आंसर हमेशा होता है ग्रेटर, तो पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है। थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पूछा गया I छोटा है D से, I से D के रेफरेंस में 2 साइन आ रहे हैं, स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर, जब भी स्मॉलर इक्वल के साथ स्मॉलर नजर आता है तो आंसर होता है स्मॉलर, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी सही है। चौथे ऑप्शन पर अगर ध्यान दें, पूछा जा रहा है N ग्रेटर देन G, N और G के बीच में सीरीज ब्रेक हो गई है, जब भी आपकी सीरीज ब्रेक हो जाती है तो ऑप्शन को कैंसिल कर देते हैं, तो इसका मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रू। देखते हैं किसी ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन भी गलत, थर्ड फोर्थ भी गलत, तो आंसर होगा अदर देन दीज गिवन ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें इन चारों कंक्लूजन को सॉल्व करना है। H ग्रेटर F ग्रेटर O, O स्मॉलर इक्वल्स टू M, O ग्रेटर इक्वल्स टू B, मतलब अगर O से Z के पास जाना हो तो कॉम्बिनेशन होगा सीधा सीधा, लेकिन अगर M से Z के पास जाना हो तो M ग्रेटर इक्वल्स टू O, O ग्रेटर देन Z, तो आंसर आएगा M ग्रेटर देन Z, इसका मतलब कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है B छोटा है M से, B और M के बीच में O कॉमन है, M ग्रेटर इक्वल्स टू O, O ग्रेटर इक्वल्स टू B, M is greater equals to O, O is greater equals to B, मतलब M या तो B से बड़ा है या बराबर है। पहला ऑप्शन बोल रहा है M बड़ा है, कैंसिल, और अगर ध्यान से देखें तो तीसरा ऑप्शन बोल रहा है M बराबर है, ये भी कैंसिल, पर दोनों के कॉम्बिनेशन से आंसर आ जाएगा या तो पहला या तीसरा। सेकेंड ऑप्शन की बात करें, बोल रहा है F ग्रेटर देन M, जबकि आप ध्यान से देखिए F और M के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए इसको हम कैंसिल करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बोल रहे हैं F ग्रेटर है Z से, F ग्रेटर है O से, ये हमें मेंशन है, और O ग्रेटर है Z से, तो क्लियरली आंसर मिलता है यस, F इज ग्रेटर देन Z, तो आंसर होगा ईदर फर्स्ट एंड थर्ड, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज डेफिनेटली ट्रू। पहला ऑप्शन कैंसिल, दूसरा ऑप्शन सही है, तो यही राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं स्टेटमेंट दी गई है, कंक्लूजन दी गई, आपसे पूछे बताइए आंसर सही होगा या नहीं। पहला कंक्लूजन बोल रहे हैं J और R के रिगार्डिंग, J से R के पास जाने के लिए हम सीरीज ब्रेक है नहीं जा सकते, इसलिए आंसर हुआ कैंसिल। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, D और Y के बीच में है, D और Y के बीच में भी सीरीज कैंसिल है क्योंकि अपोजिट साइन आ रहे हैं, तो आंसर फिर से गलत। J और H की अगर हम बात करें तो J से H के पास जाने का राइट हमारे पास है, हमने आपको शॉर्टकट तरीके से बताया था जब भी ग्रेटर के साथ ग्रेटर इक्वल आता है तो आंसर होता है ग्रेटर, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज राइट। फोर्थ ऑप्शन पर जाएं, I और H के बारे में पूछना चाह रहा है, लेकिन I के रेस्पेक्ट से बोल रहे हैं I ग्रेटर है H से, तो स्टेटमेंट के थ्रू आंसर मिल रहा है यस इट इज ट्रू दैट I इज ग्रेटर देन H,
तो आंसर होगा थर्ड भी ट्रू है, फोर्थ भी ट्रू है, जो है ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोलना चाह रहा है, फिर से एक स्टेटमेंट दी है और 4 कंक्लूजन दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है बताइए कौन सा कंक्लूजन सही है। पहले कंक्लूजन पर अगर नजर डालें तो C स्मॉलर इक्वल्स टू W, जबकि C से W के बीच में अगर रिलेशन देखे तो ये वाला साइन आता है जो इंडिकेट करता है C बड़ा है W से। तो पहले ऑप्शन को कैंसिल करते हैं हम। दूसरे ऑप्शन में फिर से हमसे पूछ लिया है C बड़ा और बराबर है W से, फिर से आंसर कैंसिल क्योंकि C इज ग्रेटर। थर्ड ऑप्शन G ग्रेटर इक्वल्स टू U, G से U के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो आंसर आएगा ग्रेटर कि G इज ग्रेटर देन U। हमसे पूछना चाह रहा है ग्रेटर इक्वल है, तो हम इसके लिए बिल्कुल डिनाई करेंगे कि ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल है। फोर्थ कंक्लूजन बोल रहा है U इज ग्रेटर देन W, U बड़ा है W से, जबकि अगर क्वेश्चन को एनालाइज करने से पता लगता है U इज ग्रेटर इक्वल्स टू W, तो फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल। इसका मतलब आंसर होगा चारों में से एक भी कंक्लूजन, एक भी निष्कर्ष ऐसा नहीं है जो सही हो, तो आंसर होगा नन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इनइक्वालिटी का लास्ट क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट दी गई है, फिर से 4 कंक्लूजन दिए गए हैं। बोले D ग्रेटर इक्वल्स टू X, D से X की बात करें तो हाँ ग्रेटर इक्वल का साइन लगा हुआ है D के रेफरेंस में, तो फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू। सेकंड बोल रहा है D इक्वल्स टू B, जबकि D से B के रेफरेंस में आंसर आना चाहिए ग्रेटर इक्वल, तो सेकंड ऑप्शन होगा कैंसिल। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो पूछा गया है N ग्रेटर इक्वल्स टू K, N से K के रेफरेंस में जाएं तो आंसर मिलेगा N इज ग्रेटर इक्वल्स टू K, और यही हमसे पूछा गया है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट ऑप्शन की बात करें तो P इज इक्वल्स टू X, जबकि P इज ग्रेटर इक्वल्स टू X गिवन कंडीशन में दिया गया है, तो आंसर होगा पहला और तीसरा वाला कंक्लूजन सही है, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 to 100 स्लॉग्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको स्टेटमेंट दी गई 4 और 2 कंक्लूजन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है। चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है ऑल लीग आर ग्रांट, ऑल LRG। नाम कंप्लीट तभी लिखेंगे जब कोई भी एक लेटर रिपीट कर रहा होगा। सेकेंड स्टेटमेंट है सम ग्रांट आर रिप्लाई, सम ग्रांट आर रिप्लाई। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो बोला गया नो मूवमेंट इज अर्न, कोई भी मूवमेंट अर्न नहीं है, ऑल एम आर नॉट ई। और आखिरी स्टेटमेंट की बात करें तो बोला गया ऑल अर्न आर रूब्रिक, इसका मतलब आर सेकेंड टाइम रिपीट हुआ है, तो आर वाले एट्रीब्यूट के नाम हम लिख लेते हैं, यहां पर रिप्लाई और लास्ट में रूब्रिक। देखते हैं हमसे क्या पूछने की कोशिश की जा रही है। पहला कंक्लूजन है सम ग्रांट बिग रूब्रिक इज अ पॉसिबिलिटी। अगर ग्रांट को देखें और रूब्रिक को देखें, इन दोनों में डायरेक्टली कोरिलेशन नहीं दिया गया है, और जब भी स्टेटमेंट में कोरिलेशन ना दिया गया हो तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी ट्रू होती है। इसका मतलब फर्स्ट कंक्लूजन सही होगा। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी ट्रू होती है वो हम आपको लिख कर देते हैं। ऑल पॉजिटिव सही होगा, सम पॉजिटिव भी सही होगा, ऑल नेगेटिव भी सही होगा और सम नेगेटिव भी सही होगा। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो वो अच्छी से देख ले कि जितनी भी चारों पॉसिबिलिटी होंगी वो सही होंगी, अगर स्टेटमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। सेकेंड कंक्लूजन सम लीग नॉट बीइंग अर्न इज ए पॉसिबिलिटी। लीग से अर्न के रेफरेंस में भी कोई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन गिवन नहीं है, इसका मतलब सारी की सारी पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। देख लेते हैं हमने मेंशन करा था क्या नहीं, हाँ किया था। सम नेगेटिव की पॉसिबिलिटी हमने बताई थी कि ये भी ट्रू होगी, इसका मतलब दोनों के दोनों कंक्लूजन सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर 5 बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 बोल रहे हैं ऑल LR ग्रांट, ऑल LRG, सम ग्रांट आर रिप्लाई। फिर से हम इसको बनाते हैं। नेक्स्ट नो मूवमेंट इज अर्न, नो एम इज E, और लास्ट ऑल अर्न आर रूब्रिक, ऑल अर्न आर रूब्रिक। फर्स्ट कंक्लूजन बोल रहे हैं नो ग्रांट इज रिप्लाई। रिप्लाई से ग्रांट के बारे में देखें तो डेफिनेट में सम पॉजिटिव गिवन है।
अगर सम पॉजिटिव स्टेटमेंट गिवन होती है तो कंक्लूजन नेगेटिव कभी नहीं आता, इसलिए फर्स्ट कंक्लूजन को हम निग्लेक्ट करते हैं। सेकंड कंक्लूजन की तरफ अगर हम ध्यान दें तो बोला गया सम रिप्लाई नॉट बीइंग ग्रांट इज ए पॉसिबिलिटी। सम नेगेटिव की पॉसिबिलिटी पूछी गई है ग्रांट और रिप्लाई के बीच में, तो यहां पर हम आपको शो करना चाहते हैं कभी भी दो स्टेटमेंट के बीच में सम पॉजिटिव रिलेशन दिया गया हो, जैसे यहां पर दिया गया है, अगर सम पॉजिटिव दिया गया है डेफिनेट मैनर में तो पॉसिबिलिटी केवल दो होंगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी हमेशा पेयर में आती है। पहली पॉसिबिलिटी होगी ऑल पॉजिटिव की और दूसरी पॉसिबिलिटी होगी सम नेगेटिव की, और यहां पर एग्जामिनर हमसे जानना चाह रहा है सम नेगेटिव की पॉसिबिलिटी, तो आंसर होगा करेक्ट। रीजन, कभी भी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी सम पॉजिटिव तो केवल दो पॉसिबिलिटी होंगी जो हमने मेंशन कर दी है, ऑल पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव। तो यहां पर देखकर हम बोल सकते हैं सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो है इफ ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 फिर से बोल रहे हैं ऑल LRG सम GRR, नेक्स्ट नो MSE और ऑल ER rubric। फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल मूवमेंट बीइंग रूब्रिक इज ए पॉसिबिलिटी। क्या ऑल मूवमेंट रूब्रिक के पार्ट में जा सकता है? तो हम आपको यहां शो कर देते हैं कैसे। हाँ बिल्कुल ट्रू है, क्यों जा सकता है। अगर हम चार्ट को बनाएं, एम और ई नेगेटिव रिलेशन था, कंप्लीटली नेगेटिव अब भी है, और ऑल ई पहले से ही रूब्रिक के अंदर थे और ऑल एम और उसके अंदर आ जाएंगे, तो इस डायग्राम से ये पहली वाली पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी, तो आंसर होगा फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। सेकंड वाले की बात करें तो बोला गया सम लीग नॉट बीइंग मूवमेंट इज ए पॉसिबिलिटी। हमने पहले क्वेश्चन में बताया था जब दो एंटिटी के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी ट्रू होती है, तो ये वाला कंक्लूजन भी सही होगा। इसको देखने के बाद हम बोल सकते हैं बोथ कंक्लूजन आर फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, सम फाइट आर स्टीम, सम स्टेम आर लैंकी, ऑल लैंकी आर डेमो, और लास्ट स्टेटमेंट दी गई है ऑल डेमो आर एक्सप्लोर। ये हमारा डायग्राम ड्रॉ हुआ। इसके बेस पर दो कंक्लूजन सॉल्व करने हैं। सम डेमो बीइंग स्टेम इज ए पॉसिबिलिटी। अगर डेमो से स्टेम का रिलेशन देखें तो ऑलरेडी मेंशन है डेफिनेट मैनर में सम पॉजिटिव। जो ऑलरेडी मेंशन होगा उसी के रिगार्डिंग अगर पॉसिबिलिटी पूछी जाएगी तो वो हम सिरे से खारिज करेंगे, मतलब वो गलत है। सेकंड पॉसिबिलिटी, सेकंड क्वेश्चन पर हम जाएं तो बोला गया है सम लैंकी आर फाइट, तो लैंकी से फाइट के बारे में डेफिनेट रिलेशन नहीं गिवन है, तो आंसर होगा कैंसिल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो इंडिकेट करता है नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है सम फ्लाइट आर स्टैम्प, सम स्टैम्प आर लैंकी, ऑल लैंकी आर डेमो एंड ऑल डेमो आर एक्सप्लोर। फर्स्ट कंक्लूजन ऑल डेमो आर फाइट, बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि डेमो से फाइट के बारे में कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर ये पॉसिबिलिटी में होता तो ट्रू होता, क्योंकि जिस भी स्टेटमेंट में कुछ भी रिलेशन ना हो वहां पॉसिबिलिटी सही होती है। सेकंड कंक्लूजन बोल रहा है सम स्टैम्प नॉट बीइंग लैंकी इज ए पॉसिबिलिटी, सम स्टैम्प नॉट बीइंग लैंकी इज ए पॉसिबिलिटी। रिलेशन है सम पॉजिटिव का, और हमने पहले भी मेंशन किया गया था कि डेफिनेट में सम पॉजिटिव का रिलेशन हो तो पॉसिबिलिटी ऑल पॉजिटिव ट्रू होती है और सम नेगेटिव भी ट्रू होती है। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ आज का हमारा ऐसे डिस्कशन खत्म होता है। होप इसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिली होंगी रिगार्डिंग इनइक्वालिटी, स्लॉग्स, जो आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेंगी आपके मार्क्स को एक्सेलरेट करने में। थैंक यू।